नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। एक इंसान का जब अच्छा समय आता है तो चीज़ें खुद ब खुद उसके लिए खुलनी शुरू हो जाती हैं, और एक जब इंसान का पतन शुरू होता है तो अच्छी चीज़ें भी उसके खिलाफ जाने लग जाती हैं। भारतीय राजनीति के उदयमान सितारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय जाता हुआ लग रहा है। एक समय के स्टार को आज कोई देखना सुनना नहीं चाहता। इवन जिन जातियों का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने राज की सीढ़ियां चढ़ी हैं, वो जातियां आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। खुद को ओबीसी बताने वाले, आरक्षण कभी न खत्म होने की बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो ओबीसी के साथ जाएं या जो कोर वोटर हैं उनके साथ जाएं। और दूसरी तरफ देश के महान पप्पू जिनको कहा जाता है राहुल गांधी, उन्होंने पूरी मनुस्मृति को भारतीय समाज के विचार विमर्श के बिंदु में लाके खड़ा कर दिया है। 150 करोड़ की आबादी में 1 लाख लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो मनुस्मृति को जिन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने देखिए मनुस्मृति के बहाने देश की आधी आबादी को सीधे संबोधित किया, और यही हाल है कि आज पार्कों में जो अंकल हैं वो मनुस्मृति सही है या गलत है इस पर बहस करने में लगे हुए हैं। ये होती है बीजेपी के तरीके से कांग्रेस को आगे ले जाने की राहुल गांधी की अपनी एक रणनीति। और मैं आज एक विश्लेषक को सुन रहा था, मनन गुप्ता के चैनल पे वो बात कर रहे थे कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी 75 सीटें भी नहीं जीत सकती। हालांकि ये आंकड़ा एक बहुत ही हंसी भरा है, लेकिन फिर भी देखिए आज कहाँ तक बातें पहुँच गई हैं। और ये सब समय की बात है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता मुट्ठी में रेत की तरह फिसलती जा रही है, और 2029 तो छोड़िए, कहीं इनका पहले ही जाना ना हो जाए। आप अपने विचार इस बारे में जरूर रखना। सर, मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जो भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करती है, भारतीय दर्शन को भी करती है। लेकिन अचानक से मनुस्मृति को फिर से विचार विमर्श के केंद्र में ले आना, ये किस तरह की पॉलिटिक्स चल पड़ी है? देखिए, इस समय जो मनुस्मृति आई ना वो अचानक आ गई है, कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है। पुणे में राहुल गांधी ने संबोधित करना था महिलाओं को, और वहाँ महिलाओं ने अपने किस्से बताए। तो उसमें एक लड़की ये भी बता रही थी कि बस खाली हो या भरी हुई, हमें 10 बार सोचना पड़ता है, 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि हम इसमें चढ़ें या ना चढ़ें। यानी कि ना तो हम भीड़ में सुरक्षित हैं, ना हम अकेलेपन में सुरक्षित हैं। सीट अगर कोई खाली भी है किसी पुरुष के साथ में तो हम उसको ऑक्यूपाई नहीं करते। हम फिर भी ये सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी सीट है जो महिला के आसपास हमें मिल जाए। ये जो फियर है, ये डर है किसी भी लड़की का, ये मनुस्मृति से तो नहीं आ रहा है ना। यानी 21वीं सदी में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर के बाहर निकलते ही अनसेफ है, हम उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करा पाए। जबकि आज समय की डिमांड है कि उनको बाहर निकलना पड़ रहा, कार्य क्षेत्र में न वर्क प्लेस में उनका सम्मान सुरक्षित है। तो उसके नाते सारी चीज़ें आई, और तब राहुल गांधी ने पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया। और ये जायज़ है, अगर 21वीं सदी के भारत में भी ये चीज़ें चल रही हैं तो फिर तो बहुत ही विडंबना है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो सारी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। और उन लड़कियों ने जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है, जिनके अंदर सपने हैं, वहाँ इतनी भारी संख्या में मैंने तो देखा नहीं कभी लड़कियां एकत्र हुई हों। बहुत संख्या तो काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा थी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये जो वहाँ पे 10,000 या 15,000 लड़कियां इकट्ठी हुई है पूरे भारत की महिला वर्ग का, नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन ये कम से कम उस नौजवान लड़की का तो प्रतिनिधित्व कर ही रही है, उस बच्ची का जिसने भारत के भविष्य का निर्माण करना है। वो लड़की जो ओलंपिक में इनाम जीत के ला रही हैं, अवार्ड्स जीत रही हैं, और पायलट्स बनी हुई हैं, विज्ञान, जीव विज्ञान, हर क्षेत्र में उनका दखल है। उनको अब एक आकाश चाहिए, आसमान चाहिए उड़ने के लिए। और मनुस्मृति अपने दौर में कभी इन सारी चीज़ों में बाधाएं डालती थी। देखिए, मनुस्मृति किसी ने नहीं पढ़ी, भारत का संविधान भी
मुझे नहीं लगता 50,000 लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा। तो आप पढ़ो या ना पढ़ो, वो हमारे जीवन में है, मौजूद है। मनुस्मृति बिना पढ़े सबके साथ है। यानी हो सकता मैं मनुस्मृति की व्याख्या से संतुष्ट ना हूं और बहुत उसमें उतना विश्वास ना करता हूं बिना पढ़े भी, लेकिन हो सकता मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी, मेरे दादाजी या उससे पहले सब लोग उसमें भरोसा करते रहे। मनुस्मृति ईसा से भी पहले आई है। करीब करीब 3000 साल पहले के समाजों ने किस तरह से उनकी व्यवस्था हो उसका वर्णन एक उसमें करा। कहते ये जो चाइना की दीवार है, हाँ, इसको तोड़ा तो उसमें पहली मनुस्मृति एक बॉक्स में मिली थी। अब पता नहीं, ये तो सारी वाहियात बातें, इनका कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम वो 100, 150 तो 300, 400 साल की तो है नहीं, इतना ही मान लो। हाँ, अति प्राचीन काल। हाँ, वो ईसा से पहले की है। पुरानी है। हाँ हाँ। तो अब उसमें उस समय तत्कालीन समाज को निर्देशित करने के जो सूत्र ढूंढे गए थे वो आज लागू नहीं हो सकते। उसमें वर्ण व्यवस्था की बात है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नारी को सूट नहीं करती। और लोग ये भी, विद्वान ये कहते हैं जिन्होंने पढ़ा कि ये गलत लोगों ने अपने ढंग से व्याख्याएं करी हैं और उसमें कुछ सूत्र कालांतर में जुड़ते रहे। हाँ, है ना। जिन खराब बातों की बात हम करते हैं, हाँ, एक शास्त्री जी है, वो साथ ही घूमते हैं जी, वो मनुस्मृति में जो भी गलत है उनका कहना है कि वो बाद में जोड़ा गया है। हाँ। अब ये देखिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, तो अंबेडकर जी का विरोध कहीं देखा आपने किसी भी राजनीतिक दल में, या किसी में साहस है तो क्यों नहीं हो रहा है? काश अंबेडकर उस मूर्ति में स्फुरण होने लगे, हिल के पूछे कि भाई मेरे ऊपर माला तब पहनाना मुझे जब ये बताओ कि तुम मनुस्मृति जलाओगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हमारे यहाँ बिना माने बिना जाने चीज़ों की पूजा आराधना करने की एक प्रथा है। ऐसे में दायित्व उन लोगों का है जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं कि वो एक निष्कर्ष निकाल लें और वो बता दें समाज को कि इसमें ऐसा है, तो ये बहस फिर खत्म हो सकती है। लेकिन वो काम भी किसी ने नहीं करा। हर एक की अपनी व्याख्याएं हैं, इनकी अलग हैं, उनकी अलग हैं, सारी की सारी। अब आप लड़ते रहिए। और ये जो राहुल गांधी की मुहिम हुई है, मैंने तो कभी देखा नहीं कि केवल वीमेन स्पेसिफिक कोई इतनी बड़ी क्राउड हो और उसके अंदर इतना मसला उठ रहा हो और वो सारी दुनिया, और गोदी मीडिया ने उसका पूरा बहिष्कार किया। अब जैसे गोदी मीडिया अगर उस आवाज़ को नहीं दिखा रहा, मैं तो ये भी कहूँगा कि वो मनुस्मृति मीडिया है, मनुवादी मीडिया है कि आप एक इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है भारतीय समाज में, क्रांतिकारी, और आप उसको छुपा रहे हैं लोगों से। तो जो ज्ञान पहले लोग छुपाते थे और कुछ खास वर्ग मतलब आरक्षित थे कि वेद ये लोग पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उनको शीशा पिघलाया हुआ उनके कान में डाल दिया जाएगा। तो अब एक भारत में चूँकि एक ऐसा दल सत्ता में है जो अतीत की ही राजनीति करता है, अब वो करता है तो उसे एक उसके अतीत के बरक्स से एक और अतीत लाकर खड़ा कर दिया गया। अब दोनों अतीतों में लड़ाई हो रही है। अब बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, अब ये कह देंगे कि जो लेफ्ट लिबरल अप्रोच है, जो कि पैट्रियार्की और पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर तो सवाल वो लोग उठाते थे, लेकिन इस चीज़ को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा, हम लोगों का क्या, हमारा कोई विचार नहीं है। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि जो मैंने बड़े बड़े ऐसे कंजर्वेटिव परिवार देखे हैं, बहुत ही पुरातनपंथी, उनके अंदर अगर उनका बेटा कहीं कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले या पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ले तो उसका विरोध तो होता धीरे धीरे, लेकिन अगर उस लड़की में साहस है और उस तरह की अगर चतुराई है तो वो उन सारे परिवार को मना लेती फिर, या परिवार फिर पीछे पीछे चलता, या परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कोई लड़की आके उसको सशक्त कर दे। जी, है ना। मतलब अगर लड़की SDM है, लड़की डिप्टी कमिश्नर है, लड़की SP है, तो सब कुछ अलाउड है। समृद्ध मापदंड है। समृद्ध घरों में तो मतलब इन चीजों को महत्व ही नहीं देते। हाँ, ये जो जाति पाति है, वर्ण है, ये तो लोकल, ये छोटे लोगों के लिए है, रिजर्व है। ये हमने देखा है कि जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता है और जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उन चीज़ों पे हम मौन धारण कर लेते हैं कि चलो चलने दो, कम से कम धन तो आ रहा है और धन से हमारे समाज की परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ हमेशा चलेंगे। तो अब मनुस्मृति पे जो बहस शुरू हुई है, इसके पक्ष और विपक्ष में पूरा माहौल अब बनेगा। लेकिन जो Gen Z है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो मनुस्मृति का समर्थन नहीं कर सकते। हालांकि इस पीढ़ी में भी उस मानसिकता के लोग हैं अभी भी।
अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या हुई कि अब जंतर मंतर पे वो वर्ग जैसा आपने कहा कि जो उनका परंपरागत आधार था, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं जी। हाँ, और उनकी बातें लॉजिकल है, कई बातें तो बिल्कुल लॉजिकल सिर्फ इसलिए है कि जब आप ये कहोगे कि एक बच्चा है जिसका 1 नंबर पे एडमिशन हो रहा है MBBS में और एक है जिसका 430 पे नहीं हो रहा, तो आपको लगेगा गलत हो रहा है ना। तो अगर आप आरक्षण की आर्थिक व्याख्या करोगे, उसमें और सामाजिक व्याख्या में धरती आसमान का फर्क है। फिर वो कहते हैं कि सब जो लोग आरक्षण से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्होंने समाज में एक हैसियत हासिल कर लिया, आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो गए, कम से कम वो छोड़ें। तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया साथ में। लेकिन ये चीज़ें आरक्षण कोई सरकार अभी खत्म नहीं कर सकती, राजनीतिक कारणों से भी नहीं कर सकती, क्योंकि आरक्षण का आधार ये नहीं था आर्थिक कभी भी, वो तो सदियों का जो शोषण था। और जिस बराबरी के लिए यह है कि भाई उन छोटी जातियों की, तथाकथित छोटी जातियों के साथ आप रोटी बेटी के रिश्ते जोड़ो और उनका सम्मान करो, वो स्थिति तो नहीं आई। बल्कि इस आरक्षण की वजह से एक कटुता ये और आ गई है कि एक जो चीज़ें दीवारें गिरनी चाहिए थी नफरत की, वो और मजबूत होती जा रही हैं, उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। तो अगर प्राइमा फेसाई आप देखेंगे तो लगेगा कि भाई आरक्षण की मांग सही है, देखने में सही लगती है, लेकिन उसकी वजह, उसके जो कारण है वो बहुत गहराई में कहीं मौजूद हैं और वो अभी भी उतने ही है। अब होगा ख़त्म या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिंतित जरूर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कह रखा है कि हमारे रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं होगा। अब आपको बहुत एक मज़ेदार घटना सुनाता हूँ मैं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी को पंजाब के जो अध्यक्ष थे वो गाड़ी में ले जा रहे थे, तो उन्होंने एक जगह लिखा हुआ देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। मतलब आह्वान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बनिए। तो अटल जी ने, जैसा उनका स्वभाव था, देखा, पढ़ा और हंसने लगे। बोला बनिए, ये तो समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए और नहीं है ना, ये दिक्कत है। तो उन्होंने ऐसे व्याख्या की उस बनिए शब्द की। तो ये दर्द तब से चला आ रहा है कि बनिए तो 1980 से क्या बहुत पहले से साथ में है। अब अन्य जातियों को जोड़ने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया और इसकी शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी में, जो इनके थिंक टैंक थे गोविंदाचार्य, वहाँ से प्रारंभ हुआ ये कि भाई और जातियों को भी साथ लाओ। और 80 और आप ये लगा लीजिए करीब अब 45-46 साल हो गए, इतने में इन्होंने ये इनके प्रकारण, ये कर, वो कर, ध्रुवीकरण कर, फलाना कर, ढिमकाना कर, ला कर बहुत सारी जातियों को अपने यहाँ ले आए। लेकिन जो परंपरागत जाति हैं उनकी मानसिकता ये कि भाजपा मौलिक रूप से, मूल रूप से हमारी पार्टी है, ब्राह्मण बनिए ठाकुरों की पार्टी है, हमारी पार्टी लोग है। और ये कहते थे कि भाई भाजपा के नेता भी ये कहते थे कि एक जेब में बनिया और एक में ब्राह्मण पड़ा हुआ, कुर्ते की एक जेब में बनिया और एक में ब्राह्मण। तो ये कहते पार्टी हमारी, चल हमारी रही नहीं। हम इस आरक्षण से सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं और पार्टी लड़ाई लड़ रही है ओबीसी की। और पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह दे कि हम इस आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। तो एक छटपटाहट, एक बेचैनी उनके दिलों में है, लेकिन आज भी सहानुभूति वहीं है। मुझे ऐसे घने लोग मिले हैं जिन्होंने ये बात कही कि जी भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत गलत कर रही है, अब हम इसे वोट नहीं देंगे, हम नोटा को वोट देंगे। अब देखिए जुड़ा कितना कि बेशक भारतीय जनता पार्टी हमारा सत्यानाश कर दे, लेकिन हम वोट किसी और दल को नहीं देंगे, हम चाहे नोटा को दे दें। तो अंदर प्रेम भी बहुत है और जो प्रेम जो है वो बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है, हमला कर रहा है उनकी सारी, सवाल पूछ रहे हैं घर पे, सारी आर्थिक संरचना पे सवाल कर रहा है। परंपरागत कोर वोटर है, इनके घर में भी तो जैन जी है, वो पूछ रहे पापा क्या दिया इन्होंने, देश कहाँ है हमारा, कहाँ पहुंच चुके ये दुनिया। वो पूछते हैं सवाल उनसे। भारत की राजनीति एक तरफा, मतलब कोई लीनियर उसमें नहीं चलती, वो बड़ी जटिल है। आप एक को मनाओगे तो दूसरा रूठ जाता है। एक गाना है ना, वही होगा, एक आदमी 4-5 बच्चे हों, 2-3 ही साथ में, 2-3 ही साथ में, अब वो कोई बाल खींच रहा है, कोई मूंछ खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है। कि कोई भी राजनीतिक दल जब ये लगता है कि उसका विस्तार नहीं हो पा रहा तो वो सोचता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ही आप ये देखिए, जब 1980 में बनी 77 के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू का दूसरा संस्करण बन गए थे अटल जी। उधर कांग्रेस से दलित नाराज था, मुसलमान नाराज था, ब्राह्मण नाराज था।
तो इंदिरा गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए हिंदू नेता की छवि बनाने के लिए परेशान थी अपनी, वो हिंदुओं की बात करने लगी थी, और अटल जी गांधीयन सोशलिज्म की बात करने लगे थे, और अन्य जातियों को भी साथ में लाना। तो हर एक दल के सामने कभी कभी इतिहास में ऐसे सवाल आके खड़े हो जाते हैं कि आप मजबूर हो। तो वो इंदिरा गांधी की तो खैर वो ज़्यादा कर नहीं पाई और चली गई दुनिया से। अब भारतीय जनता पार्टी, जैसे इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सबका विकास आप एक साथ नहीं कर सकते, सबको एक साथ नहीं रख सकते। किसी भाजपा के सारे नेताओं का विकास तो किया ही है इन्होंने। नहीं, वो तो चलता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही वैचारिक उलझन में है, और समाज ने उसके सामने ऐसी जटिलताएं खड़ी कर दी कि अब वो परेशान है कि इसको भी साथ लो। उन्होंने एक काम तो आसानी से कर लिया कि उन्हें देश के अल्पसंख्यकों मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, और उससे आपको हिंदू वोट तो मिलेगा। लेकिन अब हिंदू आ गया, हिंदू में फिर विभाजन आ गया, हिंदू के अंदर जाति खड़ी है। आप एक पॉलिटिकल हिंदू बनाना चाहते हैं जो हर चीज को भूल के भाजपा के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन उससे खड़ा होने से पहले उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फिर बिरादरी आ गई, जाति आ गई, तो भाजपा सुलझे इस सारे मसले से। यही राजनीति का मतलब ही तो है। फॉर्मूला कामयाब था, है ना। अभी तक तो ओबीसी भी वोट दे रहा था, अभी तक तो ये अपना इनका कोर वोटर ये भी वोट दे रहा था। दिक्कत तो अब खड़ी हुई है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में जब से पीडीए लाए अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो इनको परेशानी होगी, और उनको समर्थन भी भरपूर मिला, 37 सीटें भी ले गए साथ में। तो अब इनको ये भी दिक्कत है। अब अखिलेश यादव के सामने समस्या आई कि उसको ब्राह्मण चाहिए थे। वो बोले कि पी स्टैंड्स फॉर पंडित आल्सो, पी में सिर्फ पिछड़े नहीं है, पंडित भी आते हैं। तो सब अपने अपने खेमे में लाने हैं, अपनी अपनी दुकान का माल बेचना है ना। तो वो नहीं चलती है, डील चलनी शुरू हो जाती हैं, और फिर कंपटीशन हो जाता है कि मैं इतने की दूंगा, मैं उतने की दूंगा। तो भारतीय राजनीति जो है अब बिल्कुल फिश मार्केट की तरह हो गई है, और हर एक दल और उससे जुड़ी हुई जातियाँ जो अपनी अपनी पहचान और अपना अपना सशक्तिकरण चाहती हैं, और उनको ये लग रहा है कि जब तक हमारा नेता, हमारे अपने बीच का आदमी, कोई ओम प्रकाश राजभर हो या पटेल हो, सोनम पटेल कौन सी है वो, और इस तरह के लोग जो बिल्कुल हमारे अपने हैं, पिछड़े के अंदर भी बहुत हमारे अपने लोग हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो लड़ेंगे। अब आपको सीटें बांटनी है, ये भाई महान दल को दो, ये सैनियों का दल है, ये पटेलों का दल है, ये निषादों का दल है, ये ब्राह्मणों उसका दल है, सबको आपने संतुष्ट करना। अब चीज़ें थोड़ी हैं, लेने वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ संतोष होता है। तो ये जो लड़ा सवर्ण बनाम ये जो अन्य का जो युद्ध है, ये अब शुरू हुआ है, शुरू हुआ ये भी। और ये जो अभी उदासीनता है ना कि भाजपा को ना देकर नोटा को दे देंगे, ये भाजपा के विरोध में भी जानी है। और अब सारा थिंक टैंक जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का इसी मुद्दे पे सोच रहा है कि हम करें क्या। ये मान के चल रहे थे कि सामाजिक विषमता के बावजूद भी सामाजिक समरसता बनी रहेगी हिंदुओं में। ये संभव नहीं है। अच्छा। आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप सवर्ण हैं तो आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप किसी दलित को अपने चबूतरे पर नहीं चढ़ने देंगे या उसको खाट पर नहीं बैठने देंगे। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। वो और तभी वो दलित नेता कहते हैं, जैसे वो कौन है जो बड़े हंसी बात करते हैं, वो महाराष्ट्र के नेता, वो आरपीआई वाले रामदास अठावले, बोलो कोई शक्ति नहीं दुनिया की जो आरक्षण को खत्म कर दे। और ये सच है, करके दिखा दो आप, देश हो ही नहीं सकती, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। तो अब भाजपा की समझा, मोदी जी ने तो ये सोचा कि चल मेरा तो बढ़िया टाइम निकल गया, फर्स्ट क्लास। यहाँ तो किसी को बेंच, अगला बेंच दे दो ना सर क्लास में, वो बेंच नहीं छोड़ता सर। हाँ, तो आरक्षण कैसे छोड़ेगा बताओ, छोड़ ही नहीं सकता। और मनुस्मृति जो है वो सवर्णों का संविधान बन के उभरी है, और डिस्क्रिमिनेशन इस समाज से कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। और अंदर से आप देखो तो उस सवर्ण समाज में भी मनुस्मृति के प्रति कोई खास श्रद्धा नहीं है। पढ़ी नहीं ना, किसी को पता ही नहीं है सर। मनुष्य भाई नाम सुना है मनुस्मृति, पढ़ा तो है नहीं। तो ऐसे ही चलती रहेंगे मनुस्मृति। इनको कांग्रेसियों से पूछ लो, इन्होंने कौन सी मनुस्मृति पढ़ी है। हाँ। बस वो कोट कर दिया राहुल ने। तो मनुस्मृति से ज्यादा तो हमारे समाज ने स्मृति को, ईरानी को ज्यादा समझा और जाना है। मनुस्मृति को स्मृति ईरानी समझ के बैठ जाते हैं। लेकिन इस पूरे उसमें चर्चा में सर मोदी और अमित शाह दोनों गायब है सर। गायब ही नहीं है, वो चुप हैं बिल्कुल। उनके यहाँ तो हमने पहले कई बार चर्चा की है कि जब भी कोई मसला सामने आता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती, सन्नाटा।
और सन्नाटे की व्याख्याएं होती हैं। फिर पहले राहुल गांधी करता था सर ऐसे ही, मुद्दा पकड़ा भाग गया, मुद्दा पकड़ा भाग गए। हाँ, अब ये क्या करते हैं, अब वो मोहन भागवत आए थे जैन जी को, उसके बाद घूम फिर सन्नाटा। देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ही कट्टर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व कर सकती है और कोई नहीं, वैसे ही इस जैन जी का रिप्रेजेंटेशन जो है केवल राहुल गांधी कर सकता है। चूंकि राहुल गांधी गुलाबी शर्ट पहन लेता है, पीली पहन लेता है, हरी पहन लेता है, नीली पहन लेता नहीं, है। ऐसे तो हमारे मोदी जी बहुत सारे कपड़े नहीं पहन कर लेते हैं। पाएंगे, वो कुर्ता ही पहनेंगे। जिस दिन मोदी जी ने टी शर्ट और जीन्स डाल ली, उस दिन समझना है कि समस्या बहुत गहरी है। और राहुल गांधी, चूंकि हमारे यहाँ देह भाषा और देह वस्त्रों से बहुत कुछ आभास होता है, राहुल गांधी की ड्रेस, राहुल गांधी की अंग्रेजी और राहुल गांधी का जारगन जो है वो जैन जी को सूट करता अंग्रेजी तो मार गई मोदी जी को, अगर अंग्रेजी आती है। होती इन्हें तो दिक्कत है, ये इनको आती नहीं है समझ में। और रही से ही गो है वो सर्जियो गोर ने समस्या खड़ी कर दी कल आके। उसने कह दिया कि हमें तो पहले ही कह दिया गया था कि प्रधानमंत्री से कोई भी सवाल न किया जाए, और हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 45 मिनट तक जवाब दिए जम के, तो वो और क्या बेइज्जती होती है। अगर इसके अलावा अपमान की कोई और व्याख्या हो सकती तो ये भाजपा वाले जाने, लेकिन इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और उसने तो ये भी कहा कि मैं जब घर से लौटता हूँ अपने, तो 6 से 8 बजे मैं भारतीय न्यूज़ चैनल्स को देखता हूँ, जिसमें 8 लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं, और 10-12 बजे तक ये लोग 8 के 12 हो जाते हैं, और उस समय आपको कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। मतलब आप सुन ही नहीं सकते। अमेरिकी राजदूत, हालांकि राजदूतों से अपेक्षा की जाती है कि वो स्थानीय राजनीति में दखल न दें, लेकिन भाई वो सर्जियो गोर हैं, ट्रंप के दोस्त हैं, और ट्रंप ने ठेका दे रखा उनको कि जैसे ही कुछ गलत सलत हो तो आप डिसीजन ले लेना सारे के सारे। तो अब इस मसले पे जो है, अब मोदी जी का भी अपमान हो गया, मोदी जी का जो मीडिया उसका भी अपमान हो गया, लेकिन आपने बोलना कुछ नहीं है। कोशिश मोहन भागवत ने भी करी जैन जी को अपने पक्ष में लाने की, लेकिन आप जितनी संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल के और पुरानी बातें ला के इतिहास की आप जैन जी के सामने रखोगे, तो ठीक वैसी है जो बच्चा पिज्जा बर्गर खाता उसको आप कहे कि भाई जबरदस्ती की ये आपने लोग की तोरी खाओ, लोग की तोरी खानी है, ये साग खाना उसके साथ, इससे बहुत फायदे हैं। तो नहीं चलेगा ये। हरी सब्जियां खाने से आंखों की रोशनी तो बढ़ती है। इस जनरेशन को अगर आपने एड्रेस करना, तो आपके तौर तरीके केवल दिखावे में नहीं, अंदर से भी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी जो है पाखंड में भरोसा नहीं करती है। पर दूसरा, सूचनाएं ज्यादा हैं जी इस पीढ़ी के पास। ये पीढ़ी देख पा रही है कि यूएसए के स्कूल कैसे हैं। हाँ बिल्कुल। ये पीढ़ी देख पा रही है कि चाइना में एजुकेशन सिस्टम क्या है, और जब ये अपने यहाँ का देखते हैं तो इनको दुख होता है सर, और उसका किसी भी राजनेता के पास जवाब नहीं है, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास, कि हमारे स्कूल इतने खराब क्यों हैं। कल आपके एक जानकार अमेरिका से मुझे फ़ोन कर रहे थे, बोस्टन से, और उनसे बातचीत हो रही थी। बोले कि मैं जहाँ रहता हूँ 30-40 हज़ार की आबादी का एक कस्बा है, और वहाँ एक स्कूल बनना है, सरकारी स्कूल। उसकी लागत आनी है $630 मिलियन, और 2-3 साल से इस पर चर्चा चल रही है, टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, और वहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ एक बहुत शानदार स्कूल बने। $630 मिलियन कितना होता है आप सोच के देख लीजिए। तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि वहाँ चूँकि अमीर लोग ज़्यादा हैं, तो 2% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, और उससे एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, और एक बहुत शानदार स्कूल बनेगा। ये चीज़ें, ये सूचनाएं जब हमारी जैन जी पे समझ में आती हैं, भारत में सबको पता है ये चीज़, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, चाइना कहाँ जा रहा है टेक्नोलॉजी में, अमेरिका क्या कर रहा है, यूरोप कहाँ जा रहा है, आज की जनरेशन सब जानती है। और उसको ये भी लग रहा है, उसका देश प्रेम भी बड़ा सतही और उथला है। अगर उसे यहाँ रोटी नहीं मिलेगी तो वो कहीं और कमा लेगा। आप उसे कितने भाषण देते रहो, नमस्ते नमस्ते सदावत्सल्य वालों के बच्चे बाहर जाके कमा रहे हैं। तो आज दुनिया ने सारे दरवाजे खोल रखे हैं सब जगह है, और भारत में जिसके पास भी टैलेंट है और थोड़े से भी साधन है, तो वो जाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन भारत में सर, जैसे अमेरिका के उद्योगपति देंगे स्कूल के लिए पैसा, भारत में भी ये व्यवस्था है सर। हर अमीर आदमी को CSR फंड होता है सर उसका। हाँ, तो वो तो RSS को देते हैं ना। हाँ, लेकिन इन्होंने मोड़ के उसको RSS को कर दिया। RSS को देते हैं। अब हरियाणा में 8,000 रुपए हर स्कूल को मिलेंगे, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है। प्राइमरी स्कूलों के सफाई का बजट है, तो 8,000 में क्या हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि भाई आप पंचायत सरपंच से पूछ के वहाँ एंट्री ले सकते हो, अंदर नहीं जाओगे स्कूल में। शिक्षा मंत्री तो सर, इस सरकार की 2-3 खूबियां बहुत जबरदस्त है बीजेपी की। आप इनके जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, सबके शिक्षा मंत्रियों को उठाकर देख लो, चुन चुन के लगा रखे हैं सर। मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी ये शिक्षा मंत्री लगाएंगे ही नहीं।
वहाँ यूपी में है कल्याण सिंह के पौत्र, चूंकि यहाँ तो परिवारवाद है नहीं भारतीय जनता पार्टी में, तो कल्याण सिंह को खुद चीफ मिनिस्टर रहे, उनका बेटा सांसद रहा, उनका बेटा मंत्री है वो, और बेसिक शिक्षा का विभाग उसके पास में है। वो ठीक से हिंदी भी नहीं पढ़ पाता। और बिहार देख लो जरा। और उसकी जो डिग्री है वो इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से है। तो आप पूरा देख लीजिए, परिवारवाद भी है, विदेश में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है, और बौद्धिक इस तरफ से भी पता चल जाता है कि आदमी कहाँ है। तो यही सम्राट चौधरी की सरकार है कहीं सब जगह। शिक्षा मंत्री आपने बिल्कुल ठीक है, इनके शिक्षा मंत्री जो है ना वो मतलब अशिक्षित भी शायद उतना अव्वल दर्जे के मतलब लगाते हैं, चुन चुन के वैरायटी है अपने आप में, है ना। हाँ राजस्थान का देख लो आप, अपने देख लो, किसी कहीं का देख लो आप इनके उठा के, तो वो पता नहीं अब किस तरह के इनका जो ज्ञान का स्तर है उससे कैसे टैली करेंगे। और बच्चे तो खैर अब मानने वाले हैं नहीं। लेकिन सर ये ऐसी प्रेडिक्शन, मतलब ऐसे समय में कि 75 सीट भी नहीं है, 75 तक बीजेपी रुक जाएगी, मतलब ये कुछ ओवर एस्टिमेटेड नहीं हो? ओवर एस्टिमेटेड है दरअसल। कई निराशा तो है लोगों में, और ये कर रहे हैं कि भी 2029 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी नहीं, और नहीं होगी तो आप कितनी सीटें दे दो, और सीट उठ का आंकड़ा किसी को पता नहीं होता। जब 77 के चुनाव हुए थे तो नारायण दत्त तिवारी ने इंदिरा गांधी को कहा था जी हम 70 सीटें जीत रहे हैं आउट ऑफ 85, सीट नहीं आई थी एक भी। ठीक है, लेकिन एक चीज तो है सर, मैं जो बिजनेसमैन लोग हैं मैं इनको सबसे समझदार मानता हूँ, क्योंकि ये वक्त की आहट को भांप लेते हैं। जैसे स्वामी रामदेव है सर, सबसे पहले मतलब इसने आहट को भांपा है। अब ये बिल्कुल मतलब अब चुन चुन के मतलब बहुत संभल के कदम रख रहा है, और वापस उस रंग में आ रहा है कि अगर सरकार कभी पलटने का नौबत आ जाए तो मैं बच जाऊं बस। तो उन्होंने तो धमकी दी थी आंदोलन भी कर दूंगा मैं। तो अब ये शुरुआत है सर, अब धीरे धीरे बेचैनी है सर, जो ईडी के खौफ। अब आप ये देखिए, पिछले 2-3 महीनों से ईडी का नाम सुना है आपने? अब शांत है, क्योंकि जितने लोगों को इन्होंने ईडी से मारना था उनको ये मार चुके सर, वो बीजेपी में जा चुके। अब ईडी निष्प्रभावी इसलिए हो गई है सर कि ऐसा कोई बंदा बचा ही नहीं जिसको ईडी फंसा सके। देखिए अब ये हालात हो गए। मैं खबर पढ़ रहा था कि गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि पुलिस वाले हर समय हंसते हुए नजर आए, क्योंकि हो सकता है उनका गुस्सा कहीं किसी वीडियो में कैद हो जाए, और उनको अगर फूल दिया जाए तो मुस्कुरा दें वो फूल। मतलब एक गाइडलाइन शुरू हुई है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी असुविधाजनक, ऐसी असहज स्थिति में मत आ जाना जिसका वीडियो बन जाए। वीडियो कौन बनाएगा? कि जैन जी बनाएगी। जैन जी बनाएगी। तो जैन जी ने इतना आतंक तो कायम कर दिया है ना। और अब ये स्कूल सुधारों वाली मुहिम है, आप ये देखिए सीधी जुड़ी हुई है आम आदमी से। सबको स्कूल चाहिए सर। हाँ, मतलब चाहे बीजेपी का हो वोटर, उसको क्या स्कूलों की जरूरत नहीं। मेरी समझ बात नहीं आ रही। सबसे बड़ा जो बजट है आज के दिन मीडियम क्लास का सर, मिडिल क्लास का, वो एजुकेशन पे जा रहा है जी, जाना चाहिए। तो कह रहे थे ना कि अरविंद केजरीवाल तो कहता था आओ हमारे स्कूल देखो, और ये कहते हैं हमारे स्कूल की तरफ झांक भी लिया ना तो टांगे तोड़ देंगे। स्कूल क्यों नहीं आने चाहिए भाई? स्कूल में तो कोई भी जा सकता है। मतलब वही समझ नहीं आता कि एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि जिस विश्वविद्यालय ने देश का प्रधानमंत्री दिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, वो नहीं कह रही कहीं भाई कम से कम अपनी वेबसाइट पे ये तो डाल दो, मोदी जी का फोटो ही लगा दो कि हमें सौभाग्य है कि हम मोदी जी हमारे विद्यार्थी थे। भाई हमारे ये करने की हिम्मत नहीं है। नायब सैनी जी, उन्होंने बिहार से कहीं से मगध से की। हाँ, मुंगेर से क्या, उस कॉलेज की भी मैंने वेबसाइट देखी, वो भी नहीं कह रहा। तो वो वही लगा दो फोटो, बल्कि सम्राट चौधरी जहां पड़ा है वो लगा दो। हाँ नहीं, मैं तो कई दिन से सोच रहा हूँ, मैं पत्र लिख के उस कॉलेज के प्राचार्य से कहूंगा कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे जब पढ़े हैं आपके छात्र रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं, कम से कम एक तो इतना सम्मान होना चाहिए। उनकी वेबसाइट पे ही फोटो लगा लो। और मैं तो बता रहा हूँ नायब सिंह जी से कि अगर उन्होंने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया तो मैं जाऊंगा मुंगेर, जहां भी है वो स्कूल कॉलेज होना चाहिए। जब उसमें एल्यूमिनी सेक्शन है तो नायब सिंह जी का फोटो होना चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कहीं बम्बई में शायद कहीं गए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि रात को 12 बजे मैं जनता से मिलने के लिए बाहर आया, तो मुझे बताया भाई कुछ लड़के मिलने आए। तो मैंने कहा मिलो, अभी मिला तो बोले काम बताओ। बोले जी काम कुछ नहीं है, हम तो ये देखने आए थे, ऐसा कह रहे हैं कि लोग आप 12 बजे मिलते हो, तो
तो हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि आप 12 बजे मिलते हो या नहीं मिलते। वो इतना काम करते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मैं तो इसको मूर्खता मानता हूँ। आप 9 to 5 काम कीजिए, आप क्यों 5 बजे के बाद काम करते हो? क्यों? वजह क्या 12 बजे मिलने की? यानी आप अपने प्रदेश की जनता को 12 बजे 11 बजे 2 बजे तक जगा के रखते हो। और इतना मिल के कहाँ पहुंचा दिया और क्या हमने? कर क्या दोगे उससे मिलने के? अगर आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका एसएसपी, आपकी ब्यूरोक्रेसी प्रॉपरली काम कर रही है तो किसी को जरूरत ही नहीं वो चंडीगढ़ जाए या डीसी लगने के लिए। अगर लोग 20 दिन चंडीगढ़ में आपकी मुस्कुराहट देखने जा रहे हैं तो आपकी विफलता है। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात। 12 बजे लोग आपसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? उनकी कोई भी समस्या अगर है तो ये प्रशासन क्यों नहीं ठीक कर रहा? क्यों मुख्यमंत्री तक जाना? हाँ, तो सर डीसी लगाने के लिए 20 दिन लोग ढोल बजा रहे हैं। हाँ, डीसी तो की आपका वैकेंसी जो निकाल काम है उसे तो आप एफिशिएंटली करते नहीं। सुशासन से आपका कोई वास्ता नहीं है किसी भी तरीके का। और फिर आप इसमें अपना बड़प्पन मानते हो कि हम रात के 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं। ये बड़प्पन नहीं है, ये एक तरह का बहुत ही सतहीपन है प्रशासन का, और सुशासन के नाम का कलंक है। क्यों मिले हैं लोग आपसे? अरे लोगों को भैया सड़क, पानी, बिजली, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, और जो उनके थोड़े जो दफ्तरी काम है वो हो जाए आराम से। उन्होंने आप सरकार से और क्या चाहिए? एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो जी। हाँ। बोल, अब आप ये देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज चुन चुन के तो ऐसे आदमी इन्होंने लगा दिए जीवीसी, वो किसी करत के नहीं है, भट्ठा बिठा दिया जी इन्होंने। सारे विश्वविद्यालय शाखाओं में सारे स्कूलों का कॉलेजेस भट्ठा का यही बिठा हाल दिया है सब जगह। एजुकेशन प्रायोरिटी में कभी भाजपा के ना थी ना है ना हो सकती। अब इनकी सोच ही नहीं है। जो दिमागी लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन सर दुनिया बहुत आगे जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एरोस्पेस में जिनको भी अगर कुछ बनाना है भविष्य तो वो भारत के साथ जुड़ जाइए। हाँ। ऐसा भारत ने क्या कर दिया जी कमाल जो एरोस्पेस? नहीं, भारत ने अब कमाल नहीं किया, लेकिन भारत ने 5-7 हजार वर्षों पहले ये सारी जो विधाएं आज चल रही है ना, ये पहले कर ली थी। अब क्या प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे तो बच्चा पैदा होती है आई बोलता, AI। अब जिसको बता रहे हैं वो क्या इंप्रेशन लेगा इस बात का कि बच्चा पैदा होती AI बोलता है जी। कमाल है? कमाल है। जस्ट एंजॉय। दोस्तों, हर चीज़ का एक वक्त आता है। इंसान बच्चा पैदा होता है और बूढ़ा बन के इस दुनिया से चला जाता है। आज बीजेपी किस स्टेज पे पहुंची हुई है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ना प्रधानमंत्री में वो तेज रहा, ना उनकी बातों में वो रोब रहा। देश की मीडिया भी अपना रंग बदलने लगी है, फिजाएं बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है और दुनिया के हिसाब से भारत को बदलना पड़ेगा। अगर पड़ोस के चाइना में तरक्की हो रही है तो यहाँ के लोगों को तरक्की पसंद आएगी। ये भी चाहेंगे कि हम चाइना के बराबरी कर लें। अब लड़ियों का विरोध करने से काम नहीं चलेगा। 4 चीज़ें भारत को हर हालत में बदलनी पड़ेंगी। पहली चीज़ करप्शन। देश के 99% नेता, ब्यूरोक्रेट, जिम्मेदार पदों में बैठे हुए लोग भ्रष्ट हैं। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किए बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन सिस्टम भारत का बहुत ही बेहुदा और बहुत ही करप्ट है, इसको बदलना पड़ेगा। एक पेपर ये ढंग से नहीं करवा सकते। बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। देश की अधिकांश आबादी मोबाइल पे नेट देख के समय व्यतीत करती है। इनको उसको ठीक करना पड़ेगा। और चौथा, देश के प्रति नेताओं, ब्यूरोक्रेट और हम सबको ईमानदार बनना पड़ेगा, जब जाके भारत तरक्की करेगा। आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करते रहें दोस्तों। राजनीति बदलेगी तो देश भी बदलेगा, और देश बदलेगा तो हम सब की ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, और ऐसा भारत हम बनाएंगे जहां जाति के आधार पे किसी का शोषण ना हो, धर्म के आधार पे किसी का शोषण ना हो, और हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएं। ऐसा सपना भारत को आज़ाद कराने वाले लोगों ने देखा था और हम उनके रास्तों पे जरूर चलना चाहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।